My presentation is totally based on my experience of last around more than 25 years, which I have made. I have started Shekhar Hospital from 25 beds. My today's topic is planning a 100-bedded hospital, whereas I have made more than 100-bed hospital everywhere. But this is my totally based on my experience. I have started this Shekhar Hospital from 25-bedded hospital in 2000, and right now it is around 100-bedded hospital. We have started Hind Institute of Medical Sciences, Barabanki in 2005, which is right now 800-bedded hospital attached with a medical college. Again in 2015, we have started a Hind Institute of Medical Sciences, Sitapur, that is right now is a 1200-bedded hospital in which all MBBS, MD, nursing courses are there. Now again, I have started this earlier it was Awadh Dental College, and right now we have started this as and going to make a medical college, which is again is a starting 300-bedded hospital and will go up to 800-bedded hospital. But in this journey, I have seen that all regulations and every upgradation of the equipments, infrastructure is going on. तो मैं ये नहीं कह सकती कि कोई भी एक्सपीरियंस का एक तरफ से स्टैग्नेंट हो सकता है. जैसा कि मैंने 2000 से देखा, 2000 से लेके टिल डेट 2025 तक वी हैव स्टार्टेड 5 और 6 हॉस्पिटल्स, लेकिन रेगुलर अपग्रेडेशन इज़ रिक्वायर्ड in terms of equipment, infrastructure, norms, regulations, everything. जब 2000 में हमने स्टार्ट किया तो ये कोई फायर नॉर्म्स, बायोमेडिकल वेस्ट, CMO रजिस्ट्रेशन, ये सब इस तरह का कोई पंगा नहीं था. और आज जो नए हॉस्पिटल्स बना रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि आप कोई भी हॉस्पिटल स्टार्ट ही नहीं कर सकते जब तक कि आप फायर के नॉर्म्स कंप्लीट ना कर लें. और फायर के नॉर्म्स जैसा कि आपने देखा हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में कई जगह पे आग लगने की वजह से, कई हॉस्पिटल्स में आग लग जाने की वजह से फायर के नॉर्म्स डे बाय डे स्ट्रिक्ट होते ही जा रहे हैं. अब आज की डेट में 2023 नॉर्म्स, 2024 के जो नॉर्म्स आए हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. इसमें मैं अपनी एक्सपीरियंसेस को मैं कोई प्रेजेंटेशन या मैं कोई आप लोगों को सजेशन नहीं दे रही, लेकिन मैं दिस इज़ ए प्रेजेंटेशन ओनली बेस्ड ऑन दिस 25 ईयर्स एक्सपीरियंस कि हम लोगों को अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, जैसे मैंने बताया कि सभी हॉस्पिटल अब आज की डेट में 800 से 1000-बेडेड हॉस्पिटल हैं हमारे बनाए हुए, लेकिन इवन देन आज की डेट में एक 100-बेड हॉस्पिटल बनाना कितनी प्रॉब्लमेटिक एंड कितनी टीदिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको मैंने एक इसमें कंपाइल किया है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ओनली. दिस इज़ माई सजेशन ओनली एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ओनली. By compiling my 25 years of experience in different types of educational hospital, corporate, I have started a corporate hospital and worked in and made a educational hospital. तो corporate से लेके वहाँ तक की पूरी जर्नी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. आज की डेट में मैं कह रही हूँ जैसा भी अगर हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं, 100-बेडेड हॉस्पिटल प्लान अगर कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उसको जो देखना है उसकी फिजिबिलिटी स्टडी देखनी है. अगर हमने अगल बगल में और हॉस्पिटल्स पहले से चल रहे हैं और उसकी जगह पे हॉस्पिटल बना दिया, तो जिस तरह का कंपटीशन है इस समय डॉक्टर्स में, पैरामेडिकल स्टाफ में, नर्सिंग स्टाफ में, तो वो हमें तो सबसे पहले हमें फिजिबिलिटी स्टडी उसकी ज़रूर करनी पड़ेगी, जिससे कि सो दैट वी कैन सी द कंपटीशन, कि हम उस कंपटीशन से अपने आप को निकाल पाएँ और उस हॉस्पिटल में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको हमें ब्रेक इवन निकाल पाएँ. अदरवाइज बिकॉज ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी एंड डेमोग्राफिक प्लान्स हमने देखा है कितने हॉस्पिटल्स शुरू होते हैं और बंद हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने उसकी पहले से स्टडी नहीं की है. तो वी हैव टू स्टडी दिस, असेस द डिमांड, डेमोग्राफिक्स एंड कॉम्पिटिशन इन द प्रपोज लोकेशन. उस लोकेशन में किस टाइप के हॉस्पिटल्स पहले से बने हुए हैं और आगे उसमें क्या स्कोप है, ये हमें ज़रूर देखना पड़ेगा. बजट प्लानिंग हमें ज़रूर देखनी पड़ेगी. जिस एरिया में हम लैंड ले करके शुरू कर रहे हैं, हम बहुत महंगी लैंड ले लें और उस वहाँ की पेइंग कैपेसिटी नहीं है अगर पेशेंट्स की, तो हम ब्रेक इवन में कभी नहीं आएंगे. तो हमें वो एरिया का पेइंग कैपेसिटी जरूर देखनी चाहिए कि उस एरिया में किस टाइप के लोग रह रहे हैं, उसी हिसाब से हमें प्लान करना होगा हॉस्पिटल को कि हम किस टाइप के इक्विपमेंट लगाएं, किस टाइप के डॉक्टर्स लाएं, क्योंकि डॉक्टर्स की भी
सैलरी अगर देखी जाए, पैरामेडिकल की स्टाफ की भी सैलरी देखी जाए, तो अगर आप देखें तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की कोई लिमिट नहीं है। उसी तरह से इक्विपमेंट में भी मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की कोई लिमिट नहीं है। अगर हमने बजट प्लानिंग ठीक से नहीं की और एरिया का डेमोग्राफिक प्लान ठीक से स्टडी नहीं किया, तो बाद में हमें हॉस्पिटल रन करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो स्टार्ट करने के साथ ही आज की डेट में हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेगी कि हम उसकी प्लानिंग और आर्किटेक्चर ही इस टाइप से करें कि हमें कल को फायर एनओसी, पार्किंग, स्ट्रक्चरल लेआउट, रक्षा पास कराने, इस टाइप की लीगल रिक्वायरमेंट्स में कहीं पे प्रॉब्लम ना आए। हम ज़मीन भी ले लेते हैं, बिल्डिंग भी बना लेते हैं और बाद में हम फायर का प्लान करने लगते हैं। आज की डेट में लगभग, कल ही मेरी फायर ऑफिसर से बात हो रही थी कि लगभग 72 हॉस्पिटल्स लखनऊ भर में ऐसे हैं जिनकी की एनओसी, हॉस्पिटल चलते हुए हॉस्पिटल्स की एनओसी कैंसिल कर दी गई है फायर की। और जैसा कि लीगल रिक्वायरमेंट्स आपने, अब ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि अब फायर की एनओसी के बिना आपको सीएमओ रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलता, मिला भी हुआ है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो इसको देखते हुए कि ऐसा ना हो कि हम पूरी बिल्डिंग भी बना लें ज़मीन ले करके और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दें, पूरी इक्विपमेंट खड़ा कर दें और साथ में फिर बाद में हमें लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से किसी भी वजह से हॉस्पिटल को ना चला पाएँ। अभी कुर्सी रोड पे ही जो लखनऊ के लोग हैं वो देखेंगे, कुर्सी रोड पे ही 2 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट्स की, लीगल स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस की वजह से सील्ड हैं आज, जो कि एलडीए ने सील कर दिया और वो खुल नहीं पा रहे हैं। साथ में हमें पहले दिन ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वी आर गोइंग फॉर दिस जनरल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके हिसाब से हमें हॉस्पिटल को प्लान करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें स्टाफिंग पैटर्न करना पड़ेगा, नर्सिंग स्टाफ कितना ट्रेन रखना पड़ेगा। जनरल हॉस्पिटल है तो कम ट्रेन स्टाफ से भी काम चल जाएगा, मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो उस हिसाब से हमें ट्रेन स्टाफ एंड ट्रेन डॉक्टर्स चाहिए होंगे। उस हिसाब से हमें अपना बजट प्लान करना पड़ेगा क्योंकि वो हमें कॉस्टली मिलेंगे और जनरल हॉस्पिटल के लिए हमें एक नॉर्मल रेट्स में भी मिल जाएंगे। स्पेस एलोकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि एक हॉस्पिटल प्लान करते समय स्टार्टिंग में ही हमें ये सोचना है कि मिनिमम कम से कम ओपीडी, अपने डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ये हम ग्राउंड फ्लोर पे रखें। जस्ट ये मेरा सजेशन है, जैसा कि मैं इतने दिन से देखती चली आ रही हूँ और मेरा एक एक्सपीरियंस है कि ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप ओपीडी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज रखते हैं तो जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स हैं या गायनी के पेशेंट्स हैं या एएनसी के पेशेंट्स हैं उनको चढ़ने में उतरने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो आज की डेट में हमें प्लान पहले दिन से ही लिफ्ट, रैंप और सीढ़ियाँ तीनों ही प्लान कर पड़ती हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ स्टाफ नहीं मिल रहा है, रैंप पे चढ़ाने के लिए पेशेंट्स कोई नहीं मिल रहा है, तो इतना कम से कम फिजिबल हो कि एक पेशेंट्स आए तो उसको जनरल फैसिलिटीज़ ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाए। ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी लैंड है और आप कितना उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं या कितना आप फ्लोर पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि बेसिक चीज़ें ओपीडी, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रखें तो पेशेंट्स के लिए आगे के लिए ठीक रहता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट हमेशा हम लोगों को ग्राउंड पे ही रखना है और मेन कोशिश करें कि गेट के सामने, गेट के पास रखें जिससे कि पेशेंट आते ही वो केयर हो सके। ज़्यादातर देखा जाता है कि पेशेंट जब इमरजेंसी में आता है तो उसके साथ बहुत सारे अटेंडेंट होते हैं, उसको देखते हुए हमें ये ज़रूर देखना है कि वहाँ वेटिंग एरिया, रिसेप्शन, पानी पीने का पानी, टॉयलेट से जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ये हमें प्लानिंग करते समय ही सोचना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज़ बाद में तोड़ फोड़ करके एक हॉस्पिटल में इन चीज़ों को बेसिक फैसिलिटीज़ देने में बहुत दिक्कत आती है। और इमरजेंसी का पेशेंट जब भी आता है उसमें बहुत भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, तो उस पैनिक को मैनेज करने के लिए हमें एक टीम पूरी लगानी चाहिए और खासकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बेसिक चीज़ें जिससे कि पेशेंट पैनिक करके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना करे, उसके लिए हमें पानी, टॉयलेट, वेटिंग एरिया, व्हील चेयर, स्ट्रेचर प्लस ट्रेन नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स जो उसको तुरंत इमीडिएटली फर्स्ट एड दे सकें, इतनी रिक्वायरमेंट हमें ग्राउंड फ्लोर पे ज़रूर देनी चाहिए। ये हमें पहले ही प्लान कर लेना चाहिए। स्टाफिंग प्लान जैसे मैंने बताया कि जिस तरह का आपने डिसाइड किया है, जनरल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या फिर टर्शरी केयर हॉस्पिटल, उस टाइप का आपको स्टाफिंग प्लान करना पड़ेगा। अगर आपने जनरल हॉस्पिटल बनाया है तो आपका कम ट्रेन स्टाफ से भी काम चल जाएगा, लेकिन जैसा कि आज की लीगल रिक्वायरमेंट है आप ट्रेन स्टाफ ही रखिए, कम से कम नर्सिंग के लिए जीएनएम, एएनएम रखिए, बीएससी नर्सिंग रखिए, पैरामेडिकल्स के लिए कम से कम लैब टेक्नीशियन के लेवल के कोर्सेज किए हों, प्लस डॉक्टर्स आप ऐसा रखिए कि जो कि बाद में कभी भी किसी तरह से आप किसी लिटिगेशन में ना पड़े। ये मेरा पहले ही कहना, भले ही आप कम लोगों से स्टार्ट करिए, आपने 100 बेड्स बनाया लेकिन आप 25 बेड्स स्टार्ट करिए, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट विद द ट्रेन स्टाफ
टू अवॉइड लिटिगेशन एंड इवन नॉट इवन लिटिगेशन, एक पेशेंट की लाइफ जो आपके ऊपर भरोसा करके उस दरवाजे के अंदर आपके पास आया है, उसकी लाइफ बचाना आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है हमारे पास वो फैसिलिटीज़ ना हो सकता है हम उसके लिए कैपेबल ना हो उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन हम उसके साथ लॉयल्टी करें। हम आते ही उसको ये बात बता दें कि ये फैसिलिटीज़ हमारे पास है और ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% फैसिलिटी बना करके ही हम हॉस्पिटल स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मेरा आज का टॉपिक 100 बेडेड हॉस्पिटल है, तो एक 100 बेडेड हॉस्पिटल में आप सारी फैसिलिटीज़ नहीं रख सकते, लेकिन हम अपने हॉस्पिटल और अपने लॉब में इस तरह के लॉयल रहेंगे कि कोई भी आने के पहले ये जान जाए कि ये लोग सच बोलेंगे, ये लोग सही बताएंगे। अगर इनके पास फैसिलिटीज़ होंगी पेशेंट ट्रीट करने की तो ये पेशेंट ट्रीट करेंगे, अदरवाइज़ ये फर्स्ट एड देके सही से बता देंगे। तो हमारा सबसे मेन काम है कि हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो सच बता के वहाँ पर पेशेंट को रेफ़र कर सके। रेफरल पॉलिसी बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड वी हैव टू स्टिक टू दी रेफरल पॉलिसी। हमें अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप करके रखना चाहिए जहाँ पे कि हम अपने पेशेंट्स को और हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ को ये पता हो कि हमें उस पेशेंट को कहाँ रेफ़र करना है। वो इधर उधर देखेगा, उतनी देर में वो पेशेंट पैनिक फैला देता है और उसके बाद फिर हॉस्पिटल के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये रेफरल के लिए हमें पूरे हॉस्पिटल्स की लिस्ट हमारे रिसेप्शन पे रखनी चाहिए कि यहाँ इस प्रॉब्लम को आप यहाँ भेजिए, इस प्रॉब्लम को आप यहाँ भेजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजने में लोगों को लगता है कि नहीं वहाँ पैसा ज़्यादा लग जाएगा, तो आप गवर्नमेंट की लिस्ट बना के रखिए अपने को बचाने के लिए और प्लस पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी आप गवर्नमेंट की लिस्ट भी बना के रखिए। दोनों ऑप्शन दीजिए उसको कि अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो आपके लिए ये डॉक्टर्स का नाम है, ये लिस्ट है, और अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो आपके पास लिस्ट है। अपनी तरफ से आप फेयर रहिए सो दैट आपको अपनी अच्छी रात को अच्छी नींद आए कि आपने सही डिसीजन लिया है। बाकी पेशेंट बचाना ना बचाना दैट इज़ ऑन गॉड ओनली। Basically this is equipment planning. This is the most important for hospital. Equipment planning जैसा मैंने बताया, पहले ही आपने सोच लिया कि जनरल हॉस्पिटल बना रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी बना रहे हैं या सुपर स्पेशलिटी बना रहे हैं। इक्विपमेंट प्लानिंग आपको वहीं से डिसाइड करना पड़ेगा। स्टाफ स्टार्ट करने के पहले बजट एलोकेशन आप जहाँ कर रहे हैं वहीं पे आपको इक्विपमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपने बिल्डिंग बना ली यूरोलॉजी के हिसाब से, कैथ लैब के हिसाब से, और बाद में आपके पास बजट नहीं है कैथ लैब लगाने के लिए। कैथ लैब में कि बिल्डिंग में ही उतना पैसा लग गया कि आप इक्विपमेंट नहीं खरीद पा रहे हैं। आपने बिल्डिंग में बना लिया, एसी लगा लिया, सब कुछ लगा लिया और आपके पास डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, इसीलिए आप सबसे पहले बजट एलोकेशन करिए। उसके साथ ही आप ये प्लान कर लीजिए कि व्हाट यू आर गोइंग फॉर। यू आर गोइंग फॉर ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यू आर गोइंग फॉर ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और यू आर गोइंग फॉर ए जनरल हॉस्पिटल। उसी समय आप डॉक्टर फाइनल करिए, उसी समय आप बाकी चीज़ों का इक्विपमेंट प्लान करिए। आज की डेट में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के बिना कोई हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में ही आपको अपनी रिक्वायरमेंट और अपने बजट के हिसाब से फर्नीचर्स प्लान करने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने एक बार जो ले लिया वही आपको हमेशा रखना पड़ेगा। आपके पास बजट कम है, आप सस्ते वाले बेड्स लीजिए। आप यहाँ पे देखिए इक्विपमेंट्स, हर तरह के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। आपने जैसा कि मैं बोलूँगी, थैंक्स बोलूँगी रमेश जी को, जिस टाइप का इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे हर तरह के इक्विपमेंट्स हैं, आपको लोअर रेंज से लेके हायर रेंज तक के सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपके पास बजट कम है तो आप लोअर रेंज से स्टार्ट करिए। 4-5 सालों में हर एक चीज़ को आपको वो करना पड़ता है। आपने दोबारा रीमॉडलिंग करी और उसके ऊपर आपने हैवी बेडेड हॉस्पिटल बना लिया, आपने ज़्यादा महंगे फर्नीचर लगा लिए। पहले दिन से हमें शो ऑफ करने के लिए अपने बजट को नहीं स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि बजट इक्विपमेंट से नहीं, बिल्कुल बजट आपको ज़्यादा लगाना है अच्छे स्टाफ एंड अच्छे डॉक्टर्स में। बेड आपका कैसा भी होगा वो चलेगा, लेकिन आपका डॉक्टर आपका अच्छा होना चाहिए एक हॉस्पिटल को रन करने के लिए। आप हॉस्पिटल बेड आप 1 लाख का भी लगा देंगे और आपके पास डॉक्टर अच्छा नहीं है तो आपका वो 1 लाख का बेड काम नहीं आएगा। इसलिए बजट एलोकेशन करते समय ज़रूर इस बात का ध्यान दीजिए कि ऐसी चीज़ें लगाइए जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट दें। उसके साथ में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। 4-5 साल का हॉस्पिटल चलाने के बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अच्छी रेंज के हॉस्पिटल मैं देख रही हूँ कि सारे इक्विपमेंट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपके पास जब आप स्टार्ट करते हैं तो सारे इक्विपमेंट वाले एंड हॉस्पिटल फर्नीचर बेड्स वाले आप लोगों के पास खुद आते हैं, अगर आपने रेपुटेशन अच्छी बना के रखी तो। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए आईटी, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर या HIS सिस्टम, वाईफाई, दिस इज़ मस्ट। क्योंकि कोई भी अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, आपका सबसे पहले दिमाग में रहता है कि नहीं हमें आयुष्मान भारत लेना है। जो प्रधानमंत्री जी की योजना आयुष्मान भारत आ गई है, प्लस यहाँ यूपी में दीनदयाल उपाध्याय योजना आ गई है। इन सब चीज़ों से
50 से 60% पेशेंट कवर्ड रहते हैं, चाहे TPAs में हो, कैशलेस में हो। मैं तो कह रही हूँ 70-75% पेशेंट्स किसी ना किसी कार्ड या तो TPA या तो आयुष्मान से एनरोल्ड रहते हैं, इम्पैनल्ड रहते हैं। और कोई भी इम्पैनलमेंट, कोई भी TPA, कोई भी आयुष्मान भारत आज की डेट में विदाउट सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। सब में आपको ऑनलाइन ही पेपर्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन ही प्रोग्रेस शीट अपलोड करनी है, ऑनलाइन डिस्चार्ज समरी, एडमिशन रिकॉर्ड्स, पल्स, वाइटल्स, एवरीथिंग यू हैव टू अपलोड इन पोर्टल ओनली। तो आपको पहले दिन से ऐसा प्लान करना है कि आपका हॉस्पिटल बढ़िया IT इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हो, जिसमें कि अच्छा वाईफाई, अच्छा नेटवर्क विद हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर हो, जो कि आप अब मेडिकल रिकॉर्ड्स का डिपार्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है MRD डिपार्टमेंट कि आपको आज की डेट में 10 साल तक मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। अगर आपके पास अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है तो आप मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। इसके लिए सबसे पहले दिन ही आपको HIS सिस्टम अपना मैनेज करना है। उसको सबसे पहले उसको आप ऐसा रखिए कि आप किसी भी तरह के लिटिगेशन से दूर रहेंगे, क्योंकि पेशेंट्स को इतना अवेयरनेस है आज की डेट में। एवरी पेशेंट इज़ सो अवेयर, अटेंडेंट इज़ सो अवेयर। वो आपके पास आने के पहले गूगल में पूरी पढ़ाई करके आता है। गूगल उसका ऑपरेशन नहीं कर पाता है, इसलिए वो आपके पास आता है, और वो समझ लीजिए सेकेंड ओपिनियन के लिए वो आपके पास आता है। अदरवाइज वो सब कुछ पढ़ा के आता है वहाँ से, और उसके बाद फिर वो आपसे बहस करेगा। तो इसके लिए अगर आपके पास अच्छा HIS सिस्टम है तो आपके पास पूरी हर चीज़ आपके पास उसको है कि आप उसको स्क्रीन पे उसकी एक्सरे, उसका अल्ट्रासाउंड, उसका रिपोर्ट्स, उसने क्या ट्रीटमेंट पहले लिया है, वो सब दिखा सकते हैं। और अभी जो एक आभा ID आ रहा है, बहुत जल्दी हम लोग इसको, मेरे को लगता है अपडेट हो जाएगा पूरे हमारे कंट्री में। उस आभा ID से उसने ऑल ओवर इंडिया कोई भी ट्रीटमेंट लिया होगा, वो उस आभा ID से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आपको डिसीजन लेने में और साथ में उसका ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि कई बार पेशेंट्स भूल जाते हैं, कई बार पेशेंट छुपाते हैं अपनी पुरानी बीमारी, तो वो सब उसके साथ में आभा ID से आपके सामने आ जाएगा और आपको डिसीजन लेने में बहुत आराम रहेगा। तो दिस इज़ IT इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ मस्ट फॉर एनी हॉस्पिटल, नॉट 100 bedded हॉस्पिटल, दिस इज़ फॉर 10 bedded हॉस्पिटल to 1000 bedded हॉस्पिटल। एवरीवेयर इट इज़ सो मस्ट एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड litigation as well as to give good treatment to the patients। यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज, जैसे मैंने बताया, किसी भी हॉस्पिटल के लिए सबसे ज़्यादा आप हॉस्पिटल कोई इंडस्ट्री खोल लीजिए, किसी भी कोई आप होटल खोल लीजिए, आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचने के लिए HIPAA फिल्टर्स, इन सब की रिक्वायरमेंट पहले दिन से पड़ेगी। वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो गए हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी, पहले दिन से आपको अपने बजट में प्लान करना पड़ेगा कि किस टाइप का आप वेस्ट मैनेज। यहाँ पे मैंने देखा अच्छे कलर कोडेड बिन्स वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं। जब हमने शुरू किया था तब मिलते ही नहीं, पहले तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। 2006-07 के बाद से जब ज़रूरत पड़ने लगी तो वे कलर कोडेड बिन्स मिलते ही नहीं थे। मार्केट पे जाके हम अलग अलग रेड कलर के डस्टबिन, ब्लैक कलर के डस्टबिन, येलो कलर के डस्टबिन इकट्ठा करते थे और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लगाते थे। आज की डेट में मैं देख रही हूँ अच्छे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर भी हैं, और आज की डेट में अच्छे मैन्युफैक्चरर्स ऑल ओवर इंडिया सप्लाई हो रही है, जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट डे से हमें अपनी सेफ्टी, स्टाफ की सेफ्टी एंड पेशेंट्स की सेफ्टी, तीनों के लिए वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा अपने हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं, कोविड टाइम में आपने देखा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन कितनी लाइफ हम लोगों की यहाँ पे लोगों की डेथ्स हुई हैं, कितने लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स आई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ओनली। तो कोविड से हम लोगों ने बहुत अच्छा सीख लिया है कि हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बहुत बचना पड़ेगा, और साथ में अपना वेस्ट मैनेजमेंट का ऐसा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ऐसा पहले दिन से प्लान करना पड़ेगा कि हमें लॉन्ग टर्म में इसमें कोई दिक्कत ना आने पाए। डिज़ाइन कंसिडरेशन, जैसा मैंने बताया पहले ही, आपको बजट प्लानिंग के साथ में आपको डिज़ाइन, हॉस्पिटल को डिज़ाइन कराना पड़ेगा। कितना एरिया है आपका, जैसे एक छोटा हॉस्पिटल, मैं कहूँगी 100 बेड हॉस्पिटल एक 3500 स्क्वायर मीटर से लेके 5000 स्क्वायर मीटर में भी बन सकता है। और आप उसको कितना ऊपर ले जाना चाहते हैं, कितना हाई राइज बनाना चाहते हैं, कितना लो राइज बनाना चाहते हैं, कितना फैला के बनाना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फर्स्ट डे आपने जो लैंड ली है उसके हिसाब से आप आर्किटेक्चर लेआउट ऐसा कर लीजिए कि आपको ये बार बार ये नहीं कि आपने एक फ्लोर बना लिया फिर सेकंड फ्लोर पे आप प्लान कर रहे हैं, सेकंड फ्लोर बना लिया फिर आप थर्ड फ्लोर पे प्लान कर रहे हैं, उससे बहुत दिक्कत आती है। आप पूरा हॉस्पिटल, भले ही आपको टाइम लगेगा, लेकिन पूरा हॉस्पिटल आप एक बार पहले आर्किटेक्ट से अच्छे से प्लान करा लीजिए। और कोशिश करिए कि हॉस्पिटल आर्किटेक्चर ऐसी चीज़ है कि एक जनरल आर्किटेक्ट इसको नहीं बना सकता। मैं पिछले आपको 25 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ
मैंने हिंद बनाते समय एक आर्किटेक्ट, 2 आर्किटेक्ट, 3 आर्किटेक्ट सबके साथ बैठ के 3-3, 4-4 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे रहते थे और उसके बाद आउटपुट क्या निकलता था, 0। तो आप हमेशा कोशिश ये करिए, वैसे तो हर आदमी एक्सपीरियंस नहीं होता, काम करते करते एक्सपीरियंस आता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करिए कि किसी ने अगर हॉस्पिटल बनाया है तो उसको एक हॉस्पिटल का जनरल व्यू होता है, उस हिसाब से आप हॉस्पिटल बनवाइए। या तो फिर आप खुद मेहनत करिए, खुद 10 हॉस्पिटल्स को गइए, लखनऊ का या पूरे, मेरे को तो लग रहा है इंडिया के कम से कम 50 हॉस्पिटल मैंने जाके विजिट किए थे। जाके कोने कोने में घुस के एक हॉस्पिटल देखती थी, इमरजेंसी कैसा है, बायोमेडिकल वेस्ट कैसा है, डिपार्टमेंट कैसा है, CSSD कैसा है, OT कैसा है, एक कोने में जाइए, खुद देखिए और फिर अपने आर्किटेक्ट को सजेशन दीजिए। कोशिश करिए अच्छा आर्किटेक्ट आपको एक्सपीरियंस वाला मिल जाए, नहीं तो अगर वो आपके बजट में नहीं आ रहा है तो आप खुद मेहनत करिए। आप खुद मेहनत करेंगे तो वो आपके ज़्यादा आपके हिसाब से बनेगा और आपकी लैंड और आपके बजट में आएगा। तो आप उसको अच्छे हॉस्पिटल्स को जाके विजिट करिए और वहाँ पे जो आपको एक हॉस्पिटल में आपको एक चीज़ अच्छी लगती है उसको आप अपने हॉस्पिटल में लाइए। इस तरह से कंपाइल करके आप 10 हॉस्पिटल विजिट करेंगे, आपके 10 डिपार्टमेंट तैयार हो जाएंगे और वो आपके हिसाब से तैयार होंगे और आपके बजट में तैयार होंगे। हमेशा फ्यूचर एक्सपेंशन का जरूर रखिए, क्योंकि हॉस्पिटल मैंने 90% हॉस्पिटल्स देखे हैं जो कि एक्सपेंशन में ही जाते हैं। हॉस्पिटल अच्छे चलते हैं अगर आपने अच्छी ईमानदारी से काम किया है। तो हॉस्पिटल का प्रोविज़न, एक्सपेंशन का प्रोविज़न जरूर रखिए। अगल बगल की लैंड्स पे बात करते रहिए, अगल बगल के प्रोविज़न ऐसा होगी जहाँ पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। आज आपने जनरल हॉस्पिटल खोला, कल आप उसको मल्टी स्पेशलिटी कर सकते हैं, कल आप उसको कैंसर हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप उसकी स्पेशलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। इसलिए फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान जरूर करिए। एक यूनिट यहाँ है, दूसरी यूनिट आपने 5 किलोमीटर बाद बना ली, 2 किलोमीटर बाद बना ली, तो आपको मैनेज करने में भी दिक्कत आएगी और पेशेंट्स को भी जाने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान हमेशा बना के रखिए। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल मॉडल, रेवेन्यू स्ट्रीम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहले दिन ही आप बजट देखिए कि मेरे पास कितना पैसा है, उसी से स्टार्ट करिए, उसमें आप बढ़ता रहेगा। अब हमने ये प्लान कर लिया कि हम एक 50 करोड़ में हॉस्पिटल बनाएंगे और हमने उसमें ताजमहल बनाने के लिए पूरे टाइल्स लगा दिए और कर दिया, जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन वो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन आप पता चला आप 50 करोड़ भी आपने ख़त्म कर दिया, अपना बजट भी ख़त्म कर दिया और आप उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए कि आप हॉस्पिटल स्टार्ट कर पाएँ। तो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है A, B, C करके आप अपना बनाइए कि A की आप मिनिमम बजट कर सकते हैं, B जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इक्विपमेंट प्लानिंग है, इक्विपमेंट के बिना हॉस्पिटल आप नहीं चला सकते हैं, एंड C है जो आपका कॉम्पिटेंट स्टाफ है। तो इस पे A में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप कम भी खर्च करेंगे पहले, उसको आप बाद में फ्यूचर एक्सपेंशन में बढ़ा सकते हैं। लेकिन B एंड C जो कि आपका कॉम्पिटेंट स्टाफ एंड आपके अच्छे इक्विपमेंट्स, दैट इज़ मस्ट फॉर हॉस्पिटल रनिंग। अच्छे इक्विपमेंट लगाइए जिससे कि आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े कि ये मैंने ले लिया और 2 साल में ख़राब हो गया। हॉस्पिटल की इक्विपमेंट प्लानिंग करते समय आप उसके AMC, CMC एंड वारंटी पे ज़रूर ध्यान दीजिए, आफ्टर सेल सर्विस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। भले ही वो आपको उस समय थोड़ा सा महंगा लग रहा होगा सामान, लेकिन अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिली तो वो पैसा आपका समझ लीजिए बिल्कुल पानी में चला जाता है। क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस अगर आपको नहीं मिल रही है तो इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर, उसकी रिपेयरिंग करना बहुत ही टेक्निकल जॉब है, कोई भी नहीं कर सकता। एक इसका इंस्ट्रूमेंट, एक कंपनी का इंस्ट्रूमेंट दूसरा कंपनी वाला भी ठीक नहीं करता। इसीलिए उसको प्लान करते समय ऐसा प्लान करिए कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिले, उसकी वारंटी AMC, CMC एट द डे ऑफ प्लानिंग, एट द डे ऑफ, आप जिस दिन आप उससे निगोशिएशन कर रहे हैं उसी दिन आप उसको डाल लीजिए, सो दैट आप 5 साल की लाइफ अपनी शांति से करिए। अदरवाइज़ आप अगले साल ही अपना इंस्ट्रूमेंट को डब्बा कर देंगे और दूसरा फिर ढूंढना शुरू करेंगे। तो जो हम सोचते हैं हमने वो 100 रुपये बचा लिए, वो 100 रुपये हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो इसीलिए बजट एलोकेशन के समय आप इक्विपमेंट प्लानिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स की मैं देख रही हूँ स्टॉल्स लगे हुए हैं। प्लान करिए, उनसे आफ्टर सेल सर्विस का तुरंत उसी समय निगोशिएट कर लीजिए कि आफ्टर सेल सर्विसेज वो कैसी दे रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज के बिना कोई भी इक्विपमेंट प्लान मत करिए, अदरवाइज़ आप बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी में आएंगे। इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जैसे डिज़ाइन अप्रूवल के बाद कंस्ट्रक्शन करिए, हायर अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रखिए, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ केयर कंस्ट्रक्शन वाला हो, क्योंकि फैक्ट्रीज़ एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग कंस्ट्रक्शन टीम होती है और हॉस्पिटल की टीम बिल्कुल डिफरेंट होती है। हॉस्पिटल के लिए आपको एक तो सबसे बड़ी बात है, आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, जो मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड दिखाने वाली, कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपका नहीं हुआ तो अगर आपने एक जो हॉस्पिटल का प्लान 1 ईयर में सोचा है और आपको 2-3 साल में हो गया तो आपका
बहुत लॉस होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हमारे यहाँ हमने ब्लू स्टार का एसी हम लगा रहे थे। ब्लू स्टार का एसी लगाने के समय हमारे बिल्डिंग बनाने में कोई दिक्कत आ गई, एसी उसने लगा दिया, उसकी वारंटी 1 साल बाद ख़त्म हो गई और बिल्डिंग बनी नहीं पाई। उसके बाद आज तक, उसके बाद 15 साल हो गए, आज तक वो ब्लू स्टार का एसी ठीक से काम नहीं किया है, जस्ट बिकॉज कि वो शुरू के 1 साल वो ठीक से काम नहीं करा पाए उसका। तो इसलिए प्लान हमें पहले से करना पड़ेगा और ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें 1 साल का प्लानिंग है तो हम उसको 11 महीने में कोशिश करें बनवाने के लिए। ऐसा हमें कॉन्ट्रैक्टर और ऐसा हायर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर हम उसमें लॉन्ग टर्म में हमें दिक्कतें आती हैं। हॉस्पिटल लेआउट प्लान में मैंने आपको बता दिया, ग्राउंड फ्लोर पे आप जिस तरह से रखेंगे, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। फर्स्ट फ्लोर वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितने फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आप अच्छी बेसिक सर्विसेज रखिए। फर्स्ट फ्लोर पे फिर आप जनरल बेड्स रख सकते हैं, प्राइवेट बेड्स रखते हैं, सेमी प्राइवेट बेड्स रखते हैं, जिससे कि आप हाई राइज बिल्डिंग कितने ऊपर ले जा रहे हैं। कोशिश करिए कि ओटी, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि ओटी एंड आईसीयूज ऊपर रखने में हमें ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, अटेंडेंट की एंट्री को कंट्रोल हम कर पाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे रहने से हम अटेंडेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन का काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है तो ऊपर की फ्लोर्स में आप ओटी, आईसीयू इन सबको रखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, अगर हमें हमेशा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हमें शुरू में रख लेना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया आप सबसे जो आपका वर्स्ट एरिया हो उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया रखिए। जिसको आपसे मिलना है वो आएगा ही आपके पास, चाहे आप बेसमेंट में बैठ जाएंगे, चाहे आप टीन शेड में बैठ जाएंगे। आज भी हम शेखर हॉस्पिटल में टीन शेड है हमारे ऊपर, उसको हमने फॉल सीलिंग लगा के ठीक कर लिया है। लेकिन सबसे जो टॉप एरिया, जो बिल्कुल सबसे वर्स्ट एरिया होता है, उसमें आप बैठिए। जिसको आपको ढूंढना है, जिसको आपसे पैसे लेने हैं, वो आपके पास पहुंच ही जाएगा आपको ढूंढते ढूंढते। लेकिन अच्छे एरियाज़ को आप यूज़ करिए। ओपीडी, पेशेंट वेल केयर, कैथ लैब, ओटी, आईसीयू, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, इन चीज़ों में आप अपने हॉस्पिटल के जो बेस्ट एरियाज़ हैं उनको यूज़ करिए। वहाँ पे आप बेस्ट टाइल्स लगाइए, वहाँ पे बेस्ट फॉल सीलिंग लगाइए। अपने एरिया में थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को बाद में फ्यूचर एक्सपेंशन में ठीक कर लीजिए। किसी भी हॉस्पिटल के लिए CSSD इज़ ए मस्ट एरिया। CSSD को आप जितना अच्छा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, अच्छा इक्विप्ड रखेंगे, उतना अच्छा आपका हॉस्पिटल रहेगा और अच्छा आउटपुट देगा। इन्फेक्शन कंट्रोल बचाने के सबसे ज़्यादा काम आने वाला लगता है हमें CSSD में कि इसमें तो पैसा हमारा वेस्ट जा रहा है, बिकॉज दैट इज़, वो शो ऑफ के लिए नई चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ पे पेशेंट एंट्री नहीं होती है। लेकिन दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल, और वैसे देखा जाए किसी ह्यूमन बॉडी का हार्ट है वो, अगर वो चलता रहेगा तो आपका पूरा हॉस्पिटल अच्छा चलेगा। CSSD में अगर आपके ज़रा से भी कोई दिक्कत आएगी तो आपको इतनी ज़्यादा लॉन्ग प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हो रही हैं। लेकिन CSSD में कॉम्पिटेंट स्टाफ रखिए, अच्छे इक्विपमेंट रखिए और वहाँ पे पूरे प्रोटोकॉल्स को करिए। लगता है कि हमें कोई वहाँ नहीं देख रहा है, लेकिन जो वहाँ देख रहा है वो कहीं नहीं देख रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो भगवान देख रहा है, जिसको कि अगर जिसकी वजह से आपने देखा हो कई बार कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, आँखों की रोशनी चली गई, कई बार ऑपरेशन हुए, पेशेंट हील नहीं हुआ। तो वो ऐसा एरिया है जो कि आपको अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है। और मैं हॉस्पिटल वालों से बोलूँगी कि हमेशा उस CSSD को ऐसा मजबूत बनाइए जो कि आपको लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फ्रूटफुल वो देगा। अदरवाइज CSSD अगर गड़बड़ है तो आपका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। पेशेंट अगर आपका एक बार ख़राब हुआ तो वो 10 बार बोलेगा और 10 लोगों से बोलेगा, जो कि आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि नहीं हमारा किस वजह से हमारे हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हुई। वो हमें पता रहता है कि क्यों प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो हम प्रूफ नहीं कर पाते कभी भी कि क्यों किस वजह से प्रॉब्लम। सर्जन बहुत अच्छा, कॉम्पिटेंट स्टाफ, OT हमारी बहुत अच्छी, लेकिन अगर CSSD से सामान जो आ रहा है वो अगर हमारा प्रॉपर स्टरलाइज नहीं है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रही हूँ। ये सब आप लोग सेकंड फ्लोर वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि किस तरह से आपने अपना करें। कॉस्ट एस्टिमेट्स जैसा मैंने बताया, मैं अपने उससे बता रही हूँ कि अप्रॉक्सीमेट बजट है। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर देखा जाए तो अगर एक जनरल हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, देखिए हायर की तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन अगर जनरल हॉस्पिटल अगर आप बना रहे हैं तो 800 से लेकर 1200 पर स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी एंड मटीरियल आता है। इसको आप आगे आप टाइल्स के जितना आप बढ़ाते जाएँ, लेकिन आप मिनिमम ये रेंज रखी हूँ कि 800 से 1200 के बीच में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो जाती है। मटेरियल्स एक 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए, एक हॉस्पिटल के एरिया जो है 3500 से लेके 5000 स्क्वायर मीटर के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल आप बना सकते हैं विद ऑल स्पेशलिटीज़। क्योंकि 100 बेडेड हॉस्पिटल में मतलब आपको ICU भी चाहिए, NICU भी चाहिए, PICU भी चाहिए, OT भी चाहिए, CSSD भी चाहिए, लॉन्ड्री भी चाहिए। एक 100 बेडेड हॉस्पिटल ऐसा है कि एक वो एवरीथिंग अंडर वन रूफ है, तो वो आपको मिनिमम 3500 से लेके 5000 स्क्वायर मीटर के अंदर में ही बनेगा, जिसकी कॉस्ट लगभग
3 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में आप कर सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, आप 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ मिनिमम है, जिसमें कि आप एक जनरल हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल आप तैयार करके रख सकते हैं। लेकिन इस पर भी आपको किस तरह का, आप कौन सा CT स्कैन ले रहे हैं, कौन सा MRI ले रहे हैं, आप कैथ लैब लगा रहे हैं कि नहीं, आप डायलिसिस कौन सी ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप कौन सी तरह की इक्विपमेंट और मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ये जनरल एक मिनिमम कॉस्ट मैंने बताई है, आप इस पर आपका ये आप यहाँ पे आप स्टॉल्स पे घूमेंगे तो आपको रेट्स के बारे में सब पता चल जाएगा। ये जस्ट जनरल एक आइडिया है। मेडिकल इक्विपमेंट का कोई कॉस्ट नहीं है, आप कहीं पे कहाँ से भी जाइए चले जाइए, लेकिन हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है 1 करोड़ से लेके 1 लाख से लेके 3 लाख के बीच में आपको एक जनरल हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। उसको फिर आप अपग्रेड कराते रहिए अपनी नीड के हिसाब से। ऑपरेशनल कॉस्ट ये सबके डिपेंड करता है अपने अपने हिसाब से। सजेस्टेड टाइमलाइन मैं जैसे बोलूँगी एक आपने, क्योंकि आप लैंड आज की डेट में इतनी महंगी है, और अगर आप कोई भी हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं तो एक सजेस्टेड टाइमलाइन आप पहले दिन ही जब आप आर्किटेक्ट के साथ बैठिए या आप बैंक से लोन लेने के लिए बैठिए, उसी दिन आपको ये प्लान करना पड़ता है कि आपको उसको कितने दिन में रीपेमेंट देंगे, कितने दिन में आपका उसका कंप्लीट करेंगे। तो एक फेज़ 1 बनाइए जिसमें लैंड एक्विजिशन, डिज़ाइन, फाइनलाइजेशन और रेगुलेटरी मतलब आपका जो भी आपकी LDA हो, चाहे जो भी आपकी रेगुलेटरी पार्ट है, जहाँ से आपको नक्शा पास कराना है। आज की डेट में आप बिना नक्शा पास किए स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, नक्शा पास कराना। फिर उसके बाद फायर के इक्विपमेंट्स, फायर इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब करने में आपका 3 से 6 मंथ्स मिनिमम लग जाता है। फेज़ 2 में मैंने 12 to 18 मंथ्स लिखा है, जिसकी मैंने बहुत कम लिखा है। ये आपका मिनिमम 2 साल तो चला ही जाता है, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। एंड फेज़ 3 है इक्विपमेंट तो आपको ये है कि अगर आप आज की डेट में आपको इतने अच्छे अच्छे सप्लायर्स मिलेंगे कि आप आज ऑर्डर करिए, 1 महीने के अंदर आपको पूरा हॉस्पिटल बना के तैयार करके दे देंगे। बस ये है कि आप उनके साथ में अपनी डील्स फाइनल करिए। आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक के उनका कोटेशन लेकर के फाइनल करिए इक्विपमेंट, लेकिन आप फाइनली लास्ट स्टेज में यूज़ कर लीजिए। अगर आपने पहले से ले लिया, सप्लायर्स हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कि तुरंत लाके 3 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे। बिल्डिंग आपकी कंप्लीट नहीं है या आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो वो इक्विपमेंट की वारंटी, AMC, CMC सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपने हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं किया और वारंटी ख़त्म हो गई। तो इक्विपमेंट पार्ट लास्ट में रखिए और सबसे पहले से ये बात करके रखिए कि वो कितने दिन में सप्लाई कर देंगे। जो भी सप्लाई टाइम बोलते हैं आप उस पर आप 1 महीना और मान के चलिए, क्योंकि अगर उन्होंने 1 महीना बोला तो आप मान के चलिए वो 2 महीने में देंगे, कभी भी वो 1 महीने में नहीं देते हैं। यहाँ पे मेरे बहुत सारे सप्लायर्स हैं, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर बोलूँगी कि जो भी टाइम पे नहीं मिल पाता है, इसलिए आप ज़रूर इसको रखिए कि मार्जिन ज़रूर रखिए, लेकिन इक्विपमेंट्स ऑर्डर पहले मत करिए। एक बार बिल्डिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद ही इसको करिए। ये मेरा दिस इज़ माई प्रेजेंटेशन नॉट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, जो मैंने अपने 25 सालों में 3-4 हॉस्पिटल्स बनाए हैं और उसके साथ में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। मैं कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, जैसे मैंने बताया जब मैंने 2000 में स्टार्ट किया और आज 2024 में जो मैं एक नया हॉस्पिटल और फिर से बना रही हूँ, तब से लेके अब तक मैं लीगल रिक्वायरमेंट से लेके इक्विपमेंट, सप्लाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत चेंजेस हो गए हैं। लेकिन अपग्रेडेशन जैसा कि मैं अपने पूरे लर्निंग करती रहती हूँ, एवरी डे मैं लोगों से मिलती रहती हूँ, जिससे कि मैं अपग्रेड कर सकूँ अपने आप को। अगर हम ये सोचेंगे जो हमने पहले लगाया था उस समय तो मैंने 100 रुपये में लिया था, आज मुझे 1000 रुपये में क्यों मिल रहा है, तो हम कभी भी मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत बढ़ गई हैं और प्लस मार्केट में चीज़ें बहुत अवेलेबल हो गई हैं, अच्छी चीज़ें अवेलेबल हो गई जिनको हम मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ला सकते हैं और एक अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, थैंक्स अ लॉट।